हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12। देखिए हमारा चैप्टर 12 है जो कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र वाला हमारा चैप्टर है। देखिए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आप सभी को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आता है एनुअल एग्जाम में कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है, यानी सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य की ऊर्जा। तो सूर्य जो है प्रमुख स्रोत होता है किसी भी इकोसिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है कि 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया। किसने किया था? टेंसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है। आपको अक्सर याद रखना है कि यदि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात होती है तो वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी वन परितंत्र में यदि बात की जाए, यहाँ पे देखिए एक और है कि झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड जो है हमेशा उल्टा बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी वन परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड आपको याद रखना है कि चाहे कहीं भी पूछे, ऊर्जा का पिरामिड अक्सर आपको याद रखना है कि सदैव सीधा ही बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि पादप अनुक्रमण की जो सबसे स्थायी अवस्था होती है वो क्लाइमेट स्टेज यानी कि चरम समुदाय या चरम अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो देखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में यानी कि किसी भी फूड चेन में जो सर्वाधिक संख्या होती है वो होती है अपघटक की, क्योंकि अपघटक आकार में इतने छोटे होते हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्योंकि ये सामान्य आंख से बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में अक्सर आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक संख्या होती है वो अपघटक की होती है, यानी कि डिकम्पोजर की होती है। अगला क्वेश्चन है कि पादप समुदाय के क्रमिक विकास को कहते हैं। तो देखिए यदि पादपों के समुदाय का क्रमिक विकास होता है तो इस घटना को हम अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जल क्रमक प्रारंभ होता है। तो जल क्रमक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जल क्रमक मतलब जल क्रमक तो जल से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मरुक्रमक होता है यह कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपको याद रखना है कि मरुक्रमक जो है यह नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेतीली भूमि में प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है साइमोसियर कहलाता है। क्या कहलाता है? साइमोसियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो टोटल यदि आपसे पूछा जाए खाद्य श्रृंखला तो खाद्य श्रृंखला आपको याद रखना है 3 प्रकार की होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है। तो आपको याद रखना है सागर। सागर यानी कि ओशियन, महासागर जो है या सागर जो है सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होते हैं। देखिए एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक पोषक स्तर से यदि दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको याद रखना है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो 10% होता है। बाकी 90% एनर्जी जो है अपने खुद के जैविक कार्यों में व्यस्त हो जाती है। देखिए इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि बड़े पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जीवोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला जो है प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि 1885 में हुल्ट ने सबसे पहले अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी परितंत्र या इकोसिस्टम में जो कवक तथा जीवाणु होते हैं ये क्या कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कवक यानी फंगाई और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु ये अपघटक कहलाते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था। तो आपको याद रखना है लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनको हम नाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहते हैं यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने के कारण निर्मित संरचना को कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर आपस में मिल करके या जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं। तो आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल करके खाद्य जाल का यानी कि फूड वेब का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मृदा निर्माण की क्रिया पीडोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? पीडोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को हम कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के हम संतुलन को समस्थिरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को हम उत्पादक कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए इसके पहले भी हमने चैप्टर 11 तक के सभी क्वेश्चन के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।